चमकी बुखार के चलते 100 बच्चे मर चुके थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बैठकर समीक्षा बैठक करने वाले थे। साथ में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे साहब भी थे और तब ऐसी विषम परिस्थिति में पांडे साहब ने पूछा था कि कितना विकेट हुआ। उधर से जवाब आया 4 और उस वक्त जब इस बात को लेकर हो हल्ला हुआ तब भी मंगल पांडे साहब को उनके पद से बर्खास्त नहीं किया गया। सोचिए कि किसी राज्य के 100 बच्चे मर चुके हैं और वहां के स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की चिंता सता रही है कि भारत पाकिस्तान के मैच में जीत कौन रहा है। वो इंसान भला किसी सूबे का भला कैसे कर सकता है। अब दूसरा वाला सुनिए। अपना कार्यभार संभालते ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे साहब कहते हैं कि हमारी मुख्य भूमिका अस्पतालों में बढ़िया इंतजाम करने की रहेगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि साफ सफाई अच्छे से हो। मंगल पांडे साहब, आपके जिले सिवान की स्थिति तो ऐसी है कि अस्पताल का बोर्ड उल्टा लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी बिना किसी ग्लव्स के सिरिंज उठा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड वाला दरवाजा हमेशा बंद रहता है और अगर डीएमसीएच के बारे में बोलने लगे तो आपके समर्थक आकर मां बहन की गालियां देकर कहेंगे कि तुम जंगल राज के वक्त कहां थे। और इसी भूमिका के साथ नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन की स्पेशल सीरीज मंत्रिमंडल देख रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिसमें आज कहानी सिवान जिले से आने वाले स्वास्थ्य मंत्री की, जिनको मैं सिर्फ मंत्री कहना पसंद करूंगा। आज कहानी सुशील मोदी के खेमे के उस नेता की जो जब 2013 में बिहार भाजपा का अध्यक्ष बना तो पार्टी के लोग नाराज थे, विपक्ष भी हैरान था। आज कहानी 100 बच्चों के मर जाने के बाद कितना विकेट गिरा ये पूछने वाले मंगल पांडे की। साहब की एक कहानी यह भी है कि सिवान जिले के एक अस्पताल के उद्घाटन में जब साहब जा रहे थे तो गलती से एक एएसआई ने उन्हें नहीं पहचाना और उनका रास्ता रोक दिया। तब मंगल पांडे साहब ने कहा था कि पगला है क्या जी, और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया था कि इसको सस्पेंड करिए। जो मंत्री को नहीं पहचान रहा है ऐसे व्यक्ति को आप लोग खड़ा ही क्यों करते हैं। ये हमारे जन नेता हैं जिन्हें एक पुलिस वाला नहीं पहचान रहा है और ना पहचान पाने की गलती भी उसी पुलिस वाले की ही है। हालांकि इन सब बातों के बावजूद मंगल पांडे बिहार भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे नेता जिन्होंने साल 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होते हुए एक मुहिम चलाया था जिसका नाम था जवाब दो हिसाब दो। उस मुहिम के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हिसाब मांगते थे उन पैसों का जो केंद्र सरकार ने अलॉट किया है, और अगर ब्लॉक स्तर पर ऑफिसर पैसों का हिसाब नहीं दे पाते थे तो उनके ऑफिस पर ताला जड़ दिया जाता था। इस जवाब दो हिसाब दो से मंगल पांडे को खूब प्रसिद्धि मिली थी। लगभग 10,000 कार्यकर्ता अरेस्ट हुए थे। खुद मंगल पांडे 2 बार अरेस्ट हुए, एक बार छपरा में और एक बार मुजफ्फरपुर में। जवाब दो हिसाब दो ने उनको इतनी प्रसिद्धि दी कि उनको पार्टी का महासचिव बना दिया गया। वो 4 दफा पार्टी के महासचिव रहे। लेकिन अगर यही सवाल उनसे पूछ लिया जाए कि उनके पैसों का अलॉटमेंट कैसे होता है, आपके हॉस्पिटल में हर वक्त कचरा क्यों फैला हुआ रहता है, तो भाजपा के नवल किशोर यादव तपाक से ये कह देते हैं कि अगर किसी अस्पताल में सुअर बैठा हुआ है तो मंगल पांडे साहब थोड़ी हटाएंगे। नहीं नहीं, हम आपको कह भी नहीं रहे हैं। कचरा उठाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, वोट देने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए उसको बताने की भी जिम्मेदारी मेरी है। दौड़कर सवाल पूछने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और तो और जब आप गुस्सा में किसी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दें उसकी जिम्मेदारी पता नहीं किसकी होगी। राजनीतिक इतिहास भी साहब का कोई कम नहीं है। 1987 में एबीपीवी ज्वाइन किया, 1988 में आरएसएस और फिर रेगुलर स्वयंसेवक बन गए। 1989 में भाजपा ज्वाइन किया, उसके बाद पद मिलने लगा। 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट बने, फिर महासचिव, और सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने 2013 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किया था। काम ये कि उन्होंने उस वक्त के भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पत्र लिखा और औपचारिक तौर पर यह घोषणा की कि भाजपा को नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और उन्हीं के कार्यकाल में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली हुई गांधी मैदान में।
7 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे, बम ब्लास्ट हुआ, 6 मारे गए, 108 घायल हुए, लेकिन भाजपा अपना काम कर चुकी थी। 40 में से 31 सीट भाजपा की झोली में आ चुके थे। लेकिन फिर आया बुरा दौर और तब 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मुंह के बल गिरी और जिस 185 सीट का दावा भाजपा के नेता घूम घूम कर रहे थे, उसका आधा भी लाने में वो नाकाम रहे। इन सब के बावजूद मंगल पांडे को सबसे कम उम्र में बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। उन्हें इस बात का भी गौरव प्राप्त है कि जब वो हिमाचल प्रदेश और झारखंड के चुनाव प्रभारी थे तो भाजपा को प्रचंड जीत मिली थी। उन्हें इस बात का भी गौरव प्राप्त है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2013 में उन्हें भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। सीपी ठाकुर के खेमे के लोग नाराज थे। विपक्ष भी ये सोचने को मजबूर था कि आखिर मंगल पांडे को यह कुर्सी क्यों दी गई, लेकिन खुश थे सुशील मोदी, क्योंकि मंगल पांडे उन्हीं के खेमे से आते थे। और इस कहानी के अगले पड़ाव में मंगल पांडे साहब को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ बोनस में पथ निर्माण मंत्री भी बना दिया गया है। जिस स्वास्थ्य का ढिढोरा नीतीश कुमार अपने हर भाषण में पीटते हैं, अब शायद पथ निर्माण का भी पीटेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जमीन पर जैसे स्वास्थ्य में कुछ नहीं हुआ, वैसे ही पथ निर्माण में भी कुछ नहीं होगा। इनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी एक कहानी है। कहा जाता है कि अरुण जेटली साहब ने एक बार इनसे पूछा था इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, और तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है। और जेटली साहब ने कहा कि अब तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद साहब ने पढ़ाई करनी शुरू की। जब 2018 में वो एमएलसी बने थे तब उन्होंने बताया कि वो सिर्फ ग्रेजुएट हैं पॉलिटिकल साइंस से। लेकिन 2012 में जब वो एमएलसी बने थे तब उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट बताई थी। हालांकि पता नहीं उनके पास इस बात का जवाब होगा भी कि नहीं कि 2012 में जब उन्होंने अपनी संपत्ति बताई थी तो वो 49 लाख के आसपास थी, और 2018 में जब उन्होंने अपनी संपत्ति बताई तो वो बढ़कर 1,52,00,000 पहुंच चुकी थी। इस बात का जवाब तो शायद किसी भी नेता के पास नहीं होगा कि उनकी संपत्ति का इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे होता है। इस बात का भी जवाब किसी नेता के पास नहीं होगा कि वो कौन सा किसानी और बिजनेस करते हैं जिसमें इतना ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर मंगल पांडे साहब सिर्फ इस बात का जवाब दे देते कि बिहार के अस्पतालों की इतनी गंदी स्थिति उन्होंने कैसे कर दी, तो मन को थोड़ा शांति मिलता। लेकिन छोड़िए, उनसे जवाब की उम्मीद करनी भी नाइंसाफी है, क्योंकि राष्ट्रवाद के जिस पार्टी का उफान मारकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उस राष्ट्रवाद में शायद ये लिखा है कि 100 बच्चों के मर जाने के बाद आप क्रिकेट का स्कोर पूछ लीजिएगा, लेकिन आपको इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपके सूबे के बच्चों की स्थिति क्या है, अस्पताल किस जर्जर हालात में चल रहे हैं, यहां तक कि कितने अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं है। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए भी हम मंगल पांडे साहब को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर वो देखेंगे तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मंत्रिमंडल का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बाकी बचे एपिसोड भी जल्द प्रसारित करेंगे हम, जिसमें आपको उन नेताओं के बारे में बताएंगे जो बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। ये बताएंगे कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके अनसुने किस्से सुनाएंगे और आपको ये समझाएंगे कि वो अपना दायित्व क्या सही तरीके से निभा पाएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।